हेलो फ्रेंड, वेलकम ऑन के इंजीनियरिंग। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है हाईवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। ये चैप्टर बहुत जगह इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ये हाईवे का ज्योमेट्रिक डिज़ाइन किया जाता है और इसमें हमें क्या सीखने को मिलेगा कि किस तरह से हम उसका पूरी ज्योमेट्री को डिज़ाइन करेंगे, उसकी लेंथ क्या होगी, उसकी विड्थ क्या होगी और बहुत सारे डिफरेंट डिटेल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये इम्पॉर्टेंस क्या है ज्योमेट्रिक डिज़ाइन की। सबसे पहले देखो, हम क्या करेंगे, ये कोई भी हमारा हाईवे है, ये हमारा हाईवे हमने डिज़ाइन किया है तो पूरा डिज़ाइन करने में उसकी कुछ पर्टिकुलर डायमेंशन होगी और उसका एक लेआउट होगा। अलाइनमेंट, उसका अलाइनमेंट कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल होगा, साइड डिस्टेंस और इंटरसेक्शन। जब इस तरह से हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है और आगे जाके दूसरी रोड को अप्रोच करने के लिए बीच में कुछ इंटरसेक्शन भी डिज़ाइन किया जाता है। तो वो सब इस ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में हम पढ़ेंगे। अब देखिए, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे डील विद फॉलोइंग एलिमेंट। तो इसमें हम किन किन चीज़ों को और डिज़ाइन करेंगे। क्रॉस सेक्शन एलिमेंट, क्रॉस सेक्शन यानी कि जो भी हाईवे का क्रॉस सेक्शन होगा ये, उसमें उसकी विड्थ होगी, जो भी हमारा पेमेंट होगा उसकी विड्थ और पूरी उसके अराउंड जितनी भी और जितनी एक्स्ट्रा विड्थ होती है वो सब भी हम इसमें पढ़ेंगे। और फिर साइड डिस्टेंस, साइड डिस्टेंस ये भी डिफरेंट टाइप की साइड डिस्टेंस हम प्रोवाइड करेंगे जिसमें ये SST यानी कि ये स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, OST ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, इस तरह की हम साइड डिस्टेंस भी डिज़ाइन करेंगे। फिर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट डिटेल कि हॉरिजॉन्टली हम किस तरह से हाईवे को अलाइन करें, उसके लिए हम हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइड करेंगे। फिर उसमें स्मूथनिंग के लिए ट्रांजिशन कर्व भी प्रोवाइड करेंगे। सुपर एलिवेशन ये सब हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में की जाती है। वर्टिकल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट में क्या होता है, क्योंकि एक डिफरेंट ग्रेड पर जो भी रोड है उनको हमें ये आपस में कनेक्ट करना है तो उसके लिए ग्रेडियंट और वर्टिकल कर्व यूज़ किए जाते हैं। इंटरसेक्शन एलिमेंट, जैसे कि डिफरेंट रोड पर हमें अप्रोच करना होता है तो उस पर बहुत जगह ट्रैफिक आके ट्रैफिक बहुत जगह जाम रहता है तो उसकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए और इकोनॉमिकली हमें किस किस तरह की फैसिलिटीज़ को डिज़ाइन करना है तो उसके लिए इंटरसेक्शन एलिमेंट भी हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है डिज़ाइन कंट्रोल एंड क्राइटेरिया। देखिए, इसमें हम क्या क्या हमें डिज़ाइन कंट्रोल यूज़ करने हैं और उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। तो देखो, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इसमें क्या है, डिज़ाइन स्पीड, टोपोग्राफी, ट्रैफिक फैक्टर, डिज़ाइन आवरली, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, एनवायरमेंटल एंड अदर फैक्टर। अब इनको देखिए, डिज़ाइन स्पीड, डिज़ाइन स्पीड में हम क्या करेंगे, हाईवे पर डिज़ाइन स्पीड बहुत जगह इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसके डिज़ाइन में। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इंडिया में एक डिफरेंट टाइप के हाईवेज हैं जिसमें नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और अदर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड। तो हर एक हाईवे पर उनके टेरेन के बेसिस पर डिफरेंट स्पीड का कुछ स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं IRC के द्वारा, उनके बेसिस पर डिज़ाइन किया जाता है। फिर टोपोग्राफी भी डिफरेंट होगी, वो कैसे हो सकती है, प्लेन हो सकती है, रोलिंग हो सकती है, माउंटेनियस हो सकती है, इस तरह की अलग अलग टोपोग्राफी हो सकती है। फिर ट्रैफिक फैक्टर में हम बात करेंगे ये व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स और ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि हम जानते हैं ये कोई भी हाईवे है तो इस पर क्या है, कोई भी व्हीकल मूव करेगा, कोई पैसेंजर मूव करेगा, तो इन दोनों को कंसिडर करके हमें डिज़ाइन करना होता है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट टाइप के व्हीकल अप्रोच करके हैं, उसमें पैसेंजर कार हो सकती हैं, बस हो सकते हैं, ट्रक हो सकते हैं, मोटरसाइकिल हो सकती है। और फिर ह्यूमन फैक्टर, ह्यूमन की फिजिकल फैक्टर, उसका मेंटल फैक्टर और साइकोलॉजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर यानी कि वो किस एज का है और उसकी मेंटल कंडीशन क्या है, उसका साइकोलॉजिकल बैलेंस क्या है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हमें डिज़ाइन करना होता है जिससे कि हमारा स्मूथली फंक्शनिंग हो सके और एक्सीडेंट के चांसेस कम से कम हों। टोपोग्राफी में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखिए इसमें क्या करके हैं, जो भी नेशनल और स्टेट हाईवे का प्लेन टेरेन पर जो कर्व स्लोप
अप टू 10%। तो उसकी स्पीड कितनी रखते हैं, ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं IRC के द्वारा 100 kmph। तो एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ये प्लेन टेरेन पे क्रॉस फ्लोप कितना होता है 10%, और NH और स्टेट हाईवे पर मैक्सिमम स्पीड कितनी रखते हैं वो 100 kmph। ऐसे ही अगर हमारा रोलिंग टेरेन है तो उस पर क्रॉस फ्लोप होता है 10 to 25% और स्पीड होती है 80 kmph। और फिर जैसे जैसे हमारा स्लोप बढ़ता जाएगा, माउंटेन में थोड़ा और फ्लोपी हो जाएगा, तो उसमें क्रॉस फ्लोप 25 to 60% और स्पीड उतनी कम होती जाएगी। क्योंकि उस पर ट्रैवल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो स्पीड थोड़ी रिड्यूस हो जाती है। यानी कि 100 और नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे, फिर रोलिंग प्लेन टेरेन पर मैक्सिमम स्पीड होगी 100 और रोलिंग पर 80 और माउंटेनियस पर 50। अब नेक्स्ट डिज़ाइन आवरली वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। देखिए इसमें क्या होता है, कभी कभी जैसे हम हाईवे पर मूव करते हैं तो जो भी व्हीकल मूव करते हैं, कभी हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा व्हीकल है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है, और कभी कभी बहुत कम हो गया है। तो हमें किस तरह से डिज़ाइन करना है, एक ऐसे ट्रैफिक के लिए हमें डिज़ाइन करना है जिससे कि बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं हो और बहुत ज़्यादा हाईवे फ्री भी नहीं हो। तो उसके लिए, क्योंकि जब हम पीक ट्रैफिक फ़्लो के लिए डिज़ाइन करके हैं तो ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा। क्योंकि हमें बहुत वाइड पेमेंट डिज़ाइन करना होगा, और कम के लिए करके हैं तो बहुत कम के लिए करके हैं तो नैरो होगा और जिस पर बहुत ज़्यादा जाम होगा। तो हमें एक ऑप्टिमम यूज़ के लिए एक बैलेंस बना कर डिज़ाइन किया जाता है। तो उसके लिए आगे हमें 38 आवर स्टडी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है एनवायरमेंटल एंड अदर फैक्टर। इसमें क्या होता है, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, लैंडस्केपिंग, लैंडस्लाइड, डिफरेंट टाइप के अगर हजार डिजास्टर हो सकते हैं। तो हमें इस तरह से डिज़ाइन करना है कि हमारा हाईवे इन सब चीज़ों से फ्री हो और हमारा ट्रैफिक स्मूथली फंक्शन कर सके। देखिए अब है हाईवे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्रॉस सेक्शन को किस तरह से हम डिज़ाइन करते हैं। तो उसमें इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फ्रिक्शन, अनइवननेस, लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ड्रेनेज ऑफ सरफेस वाटर। तो इसमें फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते हैं। फ्रिक्शन क्या होता है, देखिए जब कोई भी हाईवे पर कोई भी व्हीकल मूव करता है तो उसकी स्पीड बिल्कुल उसकी स्पीड को अपोज करने के लिए एक उस पर फोर्स लगता है, जो कि क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स, जो किस पर डिपेंड करता है, उसके टायर पर और जो भी हमारा रोड है उसके नेचर पर। तो इन दोनों के बीच में एक कॉन्टैक्ट सरफेस जो है तो वो उस पर डिपेंड करके है क्रॉस सेक्शन, उस पर डिपेंड करके है फ्रिक्शन। तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, देखो फ्रिक्शन अच्छे से हो तो उसके लिए सबसे पहली बात है कि हमारा ब्रेक एफिशिएंसी ज़्यादा हो। सेकंड, हमारा जो टायर का मटेरियल है वो उसका जो कांटेक्ट एरिया है वो ज़्यादा हो, या फिर नेचर ऑफ पेमेंट सरफेस ये रफ हो, तब इस कंडीशन में हमारा फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। और ऐसे ही एक हॉरिजॉन्टल कर्व के बारे में, जैसे कि हमारा व्हीकल हॉरिजॉन्टल कर्व पर मूव करता है तो हम कहते हैं कि उस पर क्या है, एक आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर इसको कोई भी अपोजिंग फोर्स नहीं लगे तो ये व्हीकल कर्व पर उस डायरेक्शन में यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि उस पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है जो कि उसकी स्पीड को बैलेंस करता है, और ये एक कॉन्टैक्ट एरिया पर लगता है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द व्हीकल, ये फ्रिक्शन फोर्स जिसको स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। अब हम दो इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, स्किड और फ्लिप। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। देखिए स्किड क्या होता है, स्किड में जो हमारा
जैसे कि कोई भी व्हीकल इस पेमेंट पे मूव कर रहा होता है और ये उसका व्हील है, तो इसके में क्या होता है, जो हमारा लॉन्गिट्यूडिनल मोमेंट होता है वो सर्कमफेरेंशियल मोमेंट से ज़्यादा होता है। मतलब कि इसमें क्या होता है, देखिए जैसे कि कोई व्हीकल ये मूव करना चाह रहा है, तो ये अपनी नॉर्मल स्पीड से यहाँ पर मूव कर जाएगा। जैसे उसके व्हीकल रोटेट करेंगे यहाँ पर मूव कर जाएगा। लेकिन अगर वो स्केटिंग हुई तो उसमें क्या होगा, वो अपने जो भी उसकी मूवमेंट की जो डिस्टेंस है उससे ज़्यादा ही मूव करेगा, यानी कि एक्चुअल में वो इस पोजीशन पे मूव कर जाएगा, तो उसको बोलेंगे स्केट। ठीक है। और ऐसा कब होता है, कभी कभी हम क्या करते हैं, ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो भी हमारा व्हील है वो फुली लॉक हो जाता है और सेकेंडली जो हमारा व्हीकल है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करके है। जैसे कि इस कंडीशन में भी कुछ इस तरह से हमने देखा है, कभी कभी जब हम ब्रेक लगाते हैं और उसका जो ब्रेक बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो, तो उस कंडीशन में उसकी जो व्हील है वो एकदम जाम हो जाते हैं और जो व्हीकल है कुछ आगे की ओर डायरेक्शन में मूव करता है। तो फर्स्ट केस है जब हमारा ब्रेक के कारण। दूसरा हमारा जो स्केटिंग है वो जब हमारी स्लिपरी कंडीशन हो जाती है, जब भी हो जाता है, जब हमारी ये रोड है स्लिप कर जाती है वेट होने की वजह से, तब भी हमारी स्केटिंग हो जाती है। सेकंड है स्लिप। हम कहते हैं कि हमारा व्हीकल स्लिप हो गया, लेकिन स्लिप में क्या कहते हैं, हमारा स्लिप में हमारा जो व्हीकल है इस तरफ ही मूव कर रहा है, आगे की ओर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारे व्हीकल अगर अपनी नॉर्मल स्पीड से ही मूव करना चाहे तो ये कुछ यहाँ पर पहुँच जाएगा, लेकिन फ्लिप के कारण क्या होता है, इसकी जो व्हील है वो बहुत ज़्यादा रोटेट कर जाते हैं इन कंपैरिजन टू द लॉन्गिट्यूडिनल मोमेंट। तो इसके कारण जो हमारा व्हीकल है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कम डिस्टेंस पे वो पहुँच गया है। मान लो वो यहाँ पर ही ये पहुँच गया है। ये सब क्यों होता है, क्योंकि उसका जो सर्कमफेरेंशियल मोमेंट है वो लॉन्गिट्यूडिनल मोमेंट से ज़्यादा होता है। और ऐसा कब होता है, देखो ऐसा जब होता है जब हम सेकेंडली ब्रेक लगाते हैं, या फिर जब हम ब्रेक लगाते हैं तब तो हमारी व्हीकल क्या होता है, स्केटिंग होती है। लेकिन जब हम एक्सेलरेट करते हैं, मान लो हमारा व्हीकल स्टैंडिंग पोजीशन में है, यह हो सकता है लो स्पीड पोजीशन में, और सेकेंडली हम उसको एक्सेलरेट करें, तब हमारी जो व्हील है वो सेकेंडली मूव कर जाते हैं, यानी कि उनका सर्कमफेरेंशियल मोमेंट बहुत सेकेंडली हो जाता है लॉन्गिट्यूडिनल मोमेंट के कंपैरिजन में। तो इस कंडीशन में हमारा व्हीकल फ्लिप करता है। फ्लिप नाम से भी अगर हम देखना चाहें कि इसमें स्लिपरी कंडीशन हो जाती है, जिसमें हमारा क्या चीज़ हमारा फ्लिप करेगा, हमारे व्हील फ्लिप करेंगे, यानी कि उनका मूवमेंट ज़्यादा होगा। ये याद करने का कुछ तरीका है। और स्किड में क्या होगा, स्किड में इसको और स्लाइड भी याद रखिए, स्लाइड कर जाएंगे, इसमें हमारा व्हीकल स्लाइड करेगा तो वो आगे की ओर मूव करेगा, और उसमें हमारी व्हील फ्लिप होंगे हमारे व्हील, तो उनका मूवमेंट ज़्यादा होगा। ये कब होगा, जब हम अपने व्हीकल को एक्सेलरेट करेंगे। वो किसी भी कंडीशन पर, हमारी स्टैंडिंग कंडीशन पर हो सकता है, या फिर स्लो मूविंग व्हीकल की कंडीशन पे हो सकता है, या फिर जो भी हमारी सरफेस है वो उस पर स्लिपरी है, उस पर मड है, या फिर और बहुत जगह ग्रेवल है, और ये कंडीशन बहुत देखी गई है, इस पर स्लिप हो जाती है हमारा व्हीकल। और इसमें स्केटिंग में क्या होता है, एक जैसे हम हॉरिजॉन्टल कर्व पर मूव करके हैं और हमारा व्हीकल इस तरह से मूव कर रहा है, तो इस पर बहुत जगह हम क्या देखते हैं, इसमें तो लॉन्गिट्यूडिनल स्केटिंग हो रही है, इस पर हम कर्व में क्या करते हैं, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा हुआ है, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट है, यानी कि इस डायरेक्शन में बाहर की ओर जो भी हमारा कर्व है, तो उस पर मान लो ये हमारा कर्व है, तो और इस तरह से ये
इस डायरेक्शन में व्हीकल मूव कर रहा है, तो हमारे इस लेटरल डायरेक्शन में व्हीकल के मूव करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और इस तरह को हम बोलते हैं लेटरल स्कीटिंग। और लेटरल स्कीटिंग के कारण बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट देखने के लिए मिलते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिज़ाइन कॉन्फ़िगरेशन में। अब फिर इनकी वैल्यू भी पूछ लेते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी रखी जाती है, तो उसकी जो वैल्यू है 0.35 टू 0.40 यानी कि 0.35 से 0.4 रखी जाती है। ये IRC के द्वारा रिकमेंडेड की गई है और हॉरिजॉन्टल कर्व डिजाइन पर IRC ने रिकमेंडेड की है लेटरल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0.5 और ये जो वैल्यू है ये इससे कम रखी जाती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत जगह डेंजरस है, तो इस पर हमें क्या करना है, एक सेफर वैल्यू को लेकर चलना है जिससे कि हमारा जो स्पीड है वो हम लिमिटेड रख पाएँ। फिर नेक्स्ट टॉपिक है पेमेंट अनइवननेस। कभी हम देखा है कि जैसे कि ये हाईवे है और ये उसका पेमेंट है, इस तरह से हम उसको लाइन डायग्राम से शो कर रहे हैं, तो हमारा कभी हमने पेमेंट देखा है कि उसमें कुछ अंडुलेशन देखने के लिए मिलते हैं, वर्टिकल अंडुलेशन हो गए, तो उसको बोलते हैं पेमेंट अनइवननेस। और इसको किस तरह से मेजर किया जाता है, तो उसके लिए इक्विपमेंट है जिसको बोलते हैं बम्प इंडिकेटर। बम्प इंडिकेटर ये क्या होता है, गाड़ी ही मान लो ये कोई गाड़ी है, तो गाड़ी की ये पीछे की साइड पर एक टैग लगा होता है, ये उस पर ये बम्प इंडिकेटर एक इक्विपमेंट लगा होता है, तो उसे हम क्या करके हैं, हम उससे मेजर करके हैं और जब ये इस पर नेगोशिएट करेगा ये व्हीकल, तो उस पर क्यूमुलेटिव हम मेजर करेंगे कितनी जगह अंडुलेशन है और ये जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, ये 150 सेंटीमीटर पर किलोमीटर फॉर गुड पेमेंट सर्विस। अगर आपका हाई स्पीड हाईवे है तब इसकी स्पीड इतनी होनी चाहिए और अगर आपकी स्पीड 100 kmph है तब इसकी वैल्यू 250 सेंटीमीटर पर किलोमीटर तक होनी चाहिए। ये जो है अनइवननेस इंडिकेटर यानी कि ये जो हमारा बम्प इंडिकेटर है ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, CRRI के द्वारा। ये न्यू दिल्ली में ये इनका रिसर्च इंस्टीट्यूट है और जिसने ये वाला इक्विपमेंट डिज़ाइन किया है और इसने जो इक्विपमेंट है वो यूजफुल है टू इंटीग्रेट अनइवननेस वैल्यू ऑफ 3 to 20 mm, यानी कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हमें अनइवननेस को मेजर करना है 3 to 20 mm तक, तो ये हम मेजर कर सकते हैं और उसकी क्यूमुलेटिव अगर हम पर किलोमीटर में देखें तो उसकी वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक है लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ये नाइट पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर नाइट में हम देखते हैं पहले ही अंधेरा होता है, तो अगर हम कोई भी लाइट कलर पेमेंट अगर हम यूज़ करें तो वो रात के टाइम पर एक गुड विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमने बिटुमेन की कोई भी रोड बना दी तो उसका कलर क्या होगा, ब्लैक होने की वजह से पहले ही, और रात में अंधेरा और उसके तरह से वो भी ब्लैक हो जाएगा, तो उससे प्रॉब्लम हो जाएगी व्हीकल को ट्रैवल कराने में। तो उसके लिए रिकमेंड किया जाता है एक लाइट कलर पेमेंट हम यूज़ कर सकते हैं। और कभी कभी इसलिए हमने देखा है कि हमारा जो पेमेंट है उस पर कुछ लाइट वाइट कलर की कुछ स्ट्रिप बनी रहती हैं। क्यों? क्योंकि वाइट कलर एक गुड रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्रोवाइड करता है, तो उसके लिए वो बनाई जाती हैं। और दूसरी प्रॉब्लम ये है, एक तो ब्लैक कलर हो जाता है, ऊपर से नाइट में तो प्रॉब्लम है ही, और दूसरा रेनी सीजन में भी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि बिटुमेन अगर ये ब्लैक टॉप हमने प्रोवाइड किया तो उस पर ये सरफेस और भी आगे वेट हो जाने की वजह से और जाके स्लिपरी हो जाती है, तो और भी विजिबिलिटी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर नेक्स्ट की टॉपिक कैम्बर बहुत जगह इंपॉर्टेंट है। क्यों प्रोवाइड करके हैं, कहाँ प्रोवाइड करके हैं, तो देखो ये भी रोड सरफेस पर प्रोवाइड किया जाता है कैम्बर। ये हमारा कुछ मान लो ये हमारा पेमेंट है, तो पेमेंट पर ये कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये हम कहते हैं पेमेंट पे भी अगर वाटर इसमें फिल हो गया तो उससे पानी भर जाएगा। पानी भरने के कारण क्या होगा, जो भी एक ट्रैफिक होगा वो उसमें मूव नहीं कर पाएगा, जाम वाली कंडीशन भी हो जाएगी।
तो उसके लिए क्या चाहिए कि हमारा जो हाईवे पे अगर कोई भी पानी फिलअप हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली साइड ट्रैक में चला जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक ऐसा स्लोप प्रोवाइड करके गए हैं जिससे कि वाटर के मूवमेंट में वो इजीनेस प्रोवाइड करे। तो उसके लिए जो हमारा सेंट्रल एरिया है, सेंट्रल पार्ट है रोड पेमेंट का, वो हम रेस करके गए, तो उसको हम बोलते हैं कैम्बर, जिसमें हम उसका सेंट्रल पार्ट, मान लो ये सेंट्रल पार्ट है, ये कोई पेमेंट है, उसका ही सेंट्रल पार्ट को रेस कर गया तो उसको बोलते हैं कैम्बर। ये कैम्बर क्यों प्रोवाइड किया जाता है, तो पहला तो कारण यही है वाटर की एंट्री को प्रिवेंट करने के लिए। फिर दूसरा हमने देखा है बिटुमेन में क्या होता है, बिटुमेन की वाटर एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। जब भी उस पर वाटर आता है तो वो वाटर के साथ कांटेक्ट में आ जाता है, तो और जो भी उसका ओरिजिनल कांटेक्ट है उसको लूज करने लगता है। तो उससे क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन हो जाता है एग्रीगेट से, और हमें रोड टूटी फूटी दिखाई देने लगती है। तो इसलिए अगर हम देखते हैं कि रोड पे इतने सारे गड्ढे हो गए हैं तो वो किसके कारण है, तो उस पर हैवी लोड मूव कर रहा है, पहला इसके कारण भी हो सकता है, और दूसरा वाटर के कारण। हम बहुत ज़्यादा रोड पे पानी ऐसे डालते हैं, लेकिन वो रियलिटी में क्या है, वो वाटर उसके लिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा डेंजरस है। एक बार को सीमेंट कंक्रीट की जो रोड होती है उस पर तो हम डाल सकते हैं, उससे तो बहुत ज़्यादा ये अच्छा वर्क करेगा, उसको हम वाटरिंग कर सकते हैं। लेकिन बिटुमेन के लिए वाटर बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये वाटर एफिनिटी के कारण, बिटुमेन की वाटर एफिनिटी के कारण। फिर नेक्स्ट पॉइंट, अब हमें क्या चाहिए, जो भी हमारा वाटर है, क्योंकि हमें पता है कि अब ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तो हम क्या करेंगे, उसको जल्दी से जल्दी चाहेंगे कि वो जल्दी से जल्दी ड्रेन आउट हो जाए। और दूसरी बात, तो उसका जो रेजिस्टेंस जो भी हमारा, एक तो वेट सरफेस में जो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो उसके कारण जो हमारा व्हीकल है वो उसके स्लाइड होने के, फ्लिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए भी हम चाहेंगे कि हमारे कैम्बर प्रोवाइड करें। अब देखिए कैम्बर को किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। जब भी हम कैम्बर को डिज़ाइन करते हैं तो उसको डिज़ाइन करने का जो रेशियो है वो है 1 वर्टिकल टू एन हॉरिजॉन्टल। इसको कभी कभी परसेंटेज में भी हम डिनोट करते हैं x%, यानी कि x इन 100%। देखो जो भी ओरिजिनल पे साइट पर हम जाएंगे तो इस तरह से ये रोड है और हमें इसका कैम्बर कहना है, इस कैसे ये रोड मूव कर रही है तो वो कैसे मेजर करके हैं, ये कैम्बर है। तो जो भी उनके लिए एक स्ट्रेट एज होती है उनके पास, तो उससे वो मेजर करके हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कुछ एक वर्टिकल गैप हमें दिखाई देने को मिल रहा है, तो यही हमारा होता है कैम्बर, इससे हम मेजर कर सकते हैं। ये वाले जो डिस्टेंस है वो हमें ये बताएगी सेंट्रल पर कितना जगह हमने इसको अपवर्ड डायरेक्शन में अपलिफ्ट किया है, तो ये हमें कैम्बर के बारे में बताएगा कि इसमें कितना कैम्बर प्रोवाइड किया गया है। और इसमें देखते हैं कि 1 हॉरिजॉन्टल में हमने कितना वर्टिकल डायरेक्शन में कितना उसको रेज किया है, 1 इन एंग, या फिर एंग हॉरिजॉन्टल में 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हमारा एंग हॉरिजॉन्टल में हमने यूनिट थिकनेस से इसको इंक्रीज किया है। देखिए अब IRC के द्वारा कुछ रिकमेंडेशन की गई है कि हमें फ्लैट कैम्बर यानी कि मिनिमम कैम्बर जो हमें कितना प्रोवाइड कर सकते हैं प्लेइंग सरफेस पर। मैंने बताया टोपोग्राफी डिफरेंट टाइप की होती है, जिसमें प्लेइंग हो सकती है, रोलिंग हो सकती है, माउंटेनियस होती है, तो इसमें भी डिफरेंट कैम्बर प्रोवाइड किए जाते हैं। प्लेइंग एरिया में कितना कैम्बर 1.7 to 2% कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है। देखिए अब हम मिनिमम क्यों प्रोवाइड करते हैं, पहली बात तो यही पता चल गया हमने कि हम वाटर को ट्रेन करने के लिए, लेकिन हम ज़्यादा भी तो प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं प्रोवाइड करके। क्यों? क्योंकि अगर हमने बहुत ज़्यादा उसको सर्वर से डायरेक्शन में अपलिफ्ट कर दिया तो उसके कारण क्या होगा, हमारे व्हीकल को ही प्रॉब्लम हो जाएगी उसको मूव कराने में। उससे क्या होगा, एक तो बहुत ज़्यादा फोर्स क्रिएट होगा, हमें बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन चाहिए होगा उस पर
मूव करने के लिए, और दूसरा उसके टायर में भी अनइक्वल वियर होगा, उसके टायर भी जल्दी से घिसने लगेंगे जैसे जैसे वो उस रोड सरफेस पर मूव करेगी। फिर दूसरा पॉइंट है, जो भी ओवरटेकिंग ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है तो उसमें भी डिस्कम्फर्ट आएगा। फिर जो भी स्लो मूविंग व्हीकल्स हैं जैसे कि बुलेट कार, ट्रक हैं, तो हो सकता है उसमें भी टॉपलिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, क्योंकि इतना अगर वो स्टीप हो जाएगा तो उनकी कोई स्पीड पहले ही कम होती है, तो वो किस तरह से स्मूथली आगे की ओर मूव कर पाएंगे, तो उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। फिर क्रॉस फ्रंट भी होंगे, क्योंकि जैसे वाटर मूव करेगा, अगर वो सेकेंडली मूव करेगा तो इस डायरेक्शन में कुछ रिक्स फॉर्मेशन भी होगा। फिर अधिकतर जो व्हीकल्स होते हैं वो सेंटर लाइन पर ही मूव करते हैं। अगर ये स्मूथ नहीं होगा तो वो क्या चाहेंगे, सेंट्रल डायरेक्शन में मूव करेंगे। लेकिन अगर वो स्मूथ होगा और किसी की भी जगह है लिटिल स्किडिंग के चांसेस कम होंगे, अगर वो स्मूथ और मिनिमम कैम्बर हम प्रोवाइड कर सकें, तो वो व्हीकल कहीं पे भी कहीं पर भी ईजिली मूव कर सकते हैं। और फिर शेप ऑफ क्रॉस फ्लोप, यानी कि कैम्बर के लिए क्या क्या फ्लोप हैं, तो उसके लिए हम स्ट्रिक्ट कैम्बर प्रोवाइड कर सकते हैं, पैराबोलिक प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर इनका कॉम्बिनेशन भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम स्ट्रिक्ट कैम्बर। स्ट्रिक्ट कैम्बर किसे प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हमारा कोई भी पेमेंट है तो हम उसका विड्थ W है, तो उसके एज पर से हम दोनों पेमेंट्स को इंक्रीज कर देते हैं टुवर्ड्स सेंटर, कुछ इस तरह से। तो हमारा ये इतना राइज हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये तो कैम्बर है, मान लो इस कैम्बर की जो वैल्यू है वो A है, और हमारा जो डिज़ाइन करके हैं वो स्ट्रिक्ट कैम्बर को उसको डिज़ाइन करके हैं 1 इन एंग। इसका मतलब है एंग, अगर एंग हॉरिजॉन्टल मूव में हम 1 वर्टिकल, जैसे कि हमारा स्लोप है उसको हम कैसे दिखाते हैं, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये वाला मान लो एक थीटा। तो जैसे मैंने बोला 1 इन एंग, यानी कि एंग अगर हॉरिजॉन्टल है तो हम इसको कितना अपलिफ्ट किया 1। ऐसे ही हम यहाँ पर भी मूव कर, यहाँ पे भी हम निकाल सकते हैं। ये पूरा W है और ये बीच में सेंटर है, तो यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, W/2। W/2 में कितना हो जाएगा, ये W/2 अगर ये एंग में 1 है, सो W/2 में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एंग इंटू W/2, यानी कि एक ही वैल्यू हो जाएगी W/2 एंग। अब ये स्ट्रिक्ट कैम्बर क्यों प्रोवाइड किया जाता है और किसके लिए अच्छा है, सबसे पहले ये इजली ड्रेनेज के लिए, वाटर इजली इस पर ड्रेन हो जाएगा, ड्रेन आउट हो जाएगा। और फिर दूसरा, जो भी आपका फास्ट मूविंग व्हीकल है वो भी इस पर एक फास्टली इस पर मूव कर पाएगा, इजली मूव कर पाएगा, और इसकी स्पीड भी अच्छी होगी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है इसके जो भी हमें इसको डिज़ाइन किया है तो उसकी अच्छी परफॉर्मेंस में, अगर हम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उससे जो फास्ट मूविंग व्हीकल होगा तो उससे इसका जो सेंट्रल एज है उसके डिसइंटीग्रेटेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। और तो हमें क्या चाहिए कि जो हमारा ये टॉप मोस्ट पॉइंट है तो उसको हम और जाके स्मूथ करें, जिससे कि ये हमारा जो पेमेंट की लाइफ है वो इंक्रीज हो सके। तो उसके लिए फिर नेक्स्ट है पैराबोलिक कैम्बर। पैराबोलिक कैम्बर पता ही चल गया क्यों प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि इसका जो सेंट्रल पार्ट है वो डिसइंटीग्रेट हो सकता है फास्ट मूविंग व्हीकल के कारण, तो उसके स्मूथ फंक्शन के लिए ये वाला पोर्शन स्मूथ किया जाता है, तो हम प्रोवाइड करके हैं पैराबोलिक कैम्बर। तो इससे क्या होगा, फास्ट मूविंग व्हीकल ईजिली इस पर मूव कर जाएंगे। और इसको डिज़ाइन करने के लिए यहाँ से इस तरह से मूव करके हैं, जैसे कि इसकी इक्वेशन होती है x² = AY, या फिर y = x² अपॉन A, ये वाला।
इस वाले डिस्टेंस को हम y बोलेंगे। और ये जो अपलिफ्ट है, सेंट्रल राइज है, ये दोनों केसेस में सेम होगा। जैसे कि ऊपर भी क्या निकल के आया था, W/2 है, तो यहाँ पे हम ये इसकी वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे x0, तो यहाँ पे ये y, इस पॉइंट से हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, यहाँ पर y क्या है, 0। और जैसे जैसे ऐसे मूव करके जाएंगे हम, ये वाली डिस्टेंस बढ़ के जाएगी, यानी कि y की वैल्यू ये इंक्रीज होके जाएगी। और यहाँ पे जो y की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये हमारी ये सेंट्रल राइज की वैल्यू को शो करेगी। W/2 है, ऊपर से हमने निकाला। और फिर x² अपॉन a x² हमें कहाँ देखना है, यहाँ पर हाफ पे, क्योंकि हमारी ये पूरी W है और ये हाफ कितना हो जाएगा, W/2 का स्क्वायर। W/2 से W/2 कैंसिल आउट, 1/a इंटू W/2, ये हो गया। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, NW/2। और इसकी वैल्यू हम इस वाले में फॉर्मूले में रख के क्या है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x² अपॉन a, और a क्या है, NW/2। सो इस तरह से हम पैराबोलिक चैम्बर में ये राइज निकाल सकते हैं, सेंट्रल राइज। अब देखो पैराबोलिक चैम्बर में भी इस तरह से हमने वो प्रॉब्लम सॉल्व किया कि फिर नेक्स्ट चैम्बर है स्ट्रेट एंड पैराबोलिक चैम्बर, दोनों का कॉम्बिनेशन। इसमें क्या करते हैं, स्टार्टिंग में हम और एंड में स्ट्रेट और बीच में पैराबोलिक चैम्बर प्रोवाइड करके हैं। अब ऐसा क्यों हमें इसकी नीड पड़ी, देखिए जो हमारा स्ट्रेट लाइन चैम्बर था वो फास्ट मूविंग व्हीकल के लिए अच्छा था, स्टार्टिंग में तो बिल्कुल अच्छा था, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आई, सेंटर में। क्यों, क्योंकि सेंटर में डिसइंटीग्रेटेड होने के चांसेस बढ़ गए। तो हमने क्या किया, उसका सोल्यूशन निकाला कि इसको स्मूथनिंग कर दो। स्मूथनिंग करने के लिए हमने क्या प्रोवाइड किया, पैराबोलिक चैम्बर। पैराबोलिक चैम्बर से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है, यहाँ पर देखो स्ट्रेट चैम्बर की कुछ इस तरह से ये लाइन जाती है और पैराबोलिक का इस तरह से। इसमें प्रॉब्लम आई स्लो मूविंग व्हीकल में। मान लो कोई भी व्हीकल इस तरह से मूव कर रहा है और हॉरिजॉन्टल कर्व पे मूव कर रहा है, तो क्या होता है, इसकी स्पीड के कारण ये आउटवर्ड डायरेक्शन में ये मूव करने की कोशिश करेगा। इतनी ज़्यादा कम इसकी स्पीड होगी कि ये जो है बाहर की ओर जाने की कोशिश करेगा। तो उसके लिए और व्हीकल परफॉर्मेंस में भी जो उसकी एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। तो हमें क्या चाहिए, एक बेटर एफिशिएंसी के लिए हम क्या चाहेंगे कि एक अच्छी स्पीड व्हीकल की बनी रहे। तो उसके लिए हमने स्ट्रेट चैम्बर प्रोवाइड किया कि जैसे ही व्हीकल इस पर आए वो सेकेंडली इस पर अप्रोच करे और आगे जो है आगे भी वो स्मूथली मूव कर सके। और फिर जैसे कि एक बार हम एंटर करेंगे तो उस पर आगे वो सेफली मूव कर सकेगा। और अगर कोई भी व्हीकल को ओवरटेक करना होगा तो वो भी हमें ईजिली हम कर सकते हैं, वो भी। और इसमें कोई भी पेमेंट को नुकसान भी नहीं होगा। और फिर जैसे मूव करेंगे आगे जाकर एंड में, तो वो भी वहाँ पर भी एक अच्छी स्पीड के साथ व्हीकल मूव कर पाएगा। तो इसके लिए हम इसका कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करके हैं और ये बेटर सॉल्यूशन है। अब देखिए कुछ रिकमेंडेड वैल्यू हैं IRC के द्वारा कैम्बर की डिफरेंट टाइप के रोड सरफेस के लिए। अगर पूछा जाए कि कैम्बर किस पर डिपेंड करता है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे, ऑप्शन में टिक कर सकते हैं, टाइप पर, डिफरेंट टाइप की रोड होती है। फिर दूसरी बात और रेनफॉल पर। देखो रोड सरफेस हमारी सीमेंट, कंक्रीट और हाई टाइप बिटुमिनस सरफेस, तो उस पर हम कितना कैम्बर प्रोवाइड करेंगे। हैवी और लाइट रेनफॉल के लिए अलग अलग, उस पर 2%, क्योंकि हैवी रेनफॉल है, वाटर ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। लाइट है, लाइट में थोड़ा कम होगा तो उसके लिए कम। हम परसेंटेज से हम देखते हैं इसको, यहाँ पे 2% और ये 1.7%। फिर सेकंड थिन बिटुमिनस सरफेस है, इस पर हम कितना 2.5%। ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा क्यों होता है, देखिए क्योंकि एक तो थिन बिटुमिनस सरफेस है, इसके कंपैरिजन में इसकी क्वालिटी थोड़ी डाउन है। तो उसके लिए हम चाहेंगे कि हमारा जो वाटर है ईजली और जल्दी से रिमूव हो जाए। क्यों, क्योंकि पहले ही क्वालिटी डाउन है। अगर उस तरफ एक बार वाटर नीचे उसके ये सबग्रेड में चला गया तो उसको सबग्रेड सोइल को और जाके विकर बनाएगा। तो उसके लिए 2.5% और लाइट रेनफॉल में 2%।
देखो ये कुछ इस तरह से याद कर सकते हैं, जो इसके लिए हैवी के लिए वो उसके लिए लाइट के लिए। फिर वाटर बॉन्ड मैकेडम में और ग्रेवल पेमेंट में ये कितना है 3%, और इसके लाइट के लिए 2.5%। और अर्क पहले से ही अर्क रोड है तो उसके लिए हम बिल्कुल चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी हो, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा हमें ये कैमरा प्रोवाइड करके हैं, ठीक है। जो 4% यानी कि 1/25, अगर 25 मीटर हॉरिजेंटल है तो उसमें 1 मीटर वर्टिकल हम राइज करेंगे, ठीक है। 4% और लाइट में 3%। तो ये वैल्यू आप याद कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है और पूछी जा सकती है पेपर में। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।